जा रही है, हिंदी फीचर फिल्म है। जो सच्चाई है उसको पीछे रख के इधर उधर की बातें ज्यादा दिखाई जाती है। हर बार एंटरटेनमेंट को ऊपर रख के सच्चाई को दबा देते हैं। डांसर एक नेता को नचाएगी। किस राज्य में क्या क्या हुआ है सारा इस फिल्म में दर्शाया जा रहा है। रिकॉर्डिंग बहुत ज्यादा है। महात्मा गांधी जी के अंतिम यात्रा में सुभाष चंद्र बोस देखा गए और उन्होंने एक वैज्ञानिक को खत दिया के इर्द गिर्द जो कहानी पात्र घूम रहे हैं और आज़ादी की तरह मतलब नायक थे, बट इनको लोग कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रखा है। Yes, this is the beauty of Modi time. मूवी में सब करेक्टर अपने आप में लीजेंड। हाँ चैलेंजिंग तो है। एक्साइटमेंट तो इतनी है सर कि मेरे पास शब्द ही नहीं है। उत्सुकता बहुत है इस मूवी में काम करने की, तो थोड़े चले आए। जो परिवार के साथ आप एक साथ बैठ कर देख सकते हैं। है लोकसभा सरफराज बैनर के तले ये बन रही है और आप लोग उसका हिस्सा हैं। क्या कुछ होने जा रहा है इस फिल्म के जरिए और क्या एक अभिनेता के तौर पर आप लोगों का रोल क्या क्या है, थोड़ा बताइए। देखिए जी, ये जो फिल्म बनने जा रही है हिंदी फीचर फिल्म है और इसमें जो नए कलाकार हैं उनको रोल दिया जा रहा है। आज तक आपने देखा होगा बहुत सी फिल्में आई है, लेकिन उस फिल्मों में आपने एक पुराना चेहरा दिखाई देता है। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है सरफराज अहमद प्रोडक्शन हाउस, इसकी सिर्फ एक ही पॉलिसी है कि नए बंदे को काम देना, उसकी नई पहचान बनाना। और जो ये राजनीतिक मूवी है जो 2024 तो है अभी, लेकिन 1947 से लेकर 2024 तक की राजनीति पे निर्धारित ये फिल्म है। और कहते हैं कि आज तक नेताओं ने आर्टिस्टों को नचाया, लेकिन आज ये फिल्म एक ऐसी आ रही है जो एक डांसर एक नेता को नचाएगी। और इस वीडियो के माध्यम से, इस इंटरव्यू के माध्यम से अगर कोई कहते हैं ना कि कलाकार अगर कोई है जिसमें है दम और वो अपनी कला के जरिए अपना नाम बनाना चाहता है, तो सरफराज अहमद प्रोडक्शन से कांटेक्ट करें जितना जल्दी हो सके। 1947 से और 1924 तक की जो राजनीति है सारी इसमें पिरोई जा रही है। इसमें सारे जो लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं सब चीज़ें इसमें आई हैं। कौन कौन नेता कब कैसे कैसे बना है, किस किस राज्य में क्या क्या हुआ है सारा इस फिल्म में दर्शाया जा रहा है। कई राजनीतिक पहलुओं पर बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। म्यूजिक कंपोजर और डायरेक्शन का है, तो म्यूजिकली जितना इनहांस कर सकते हैं उतना करेंगे। किस तरह की म्यूजिक डाली जा रही है खासकर? जो सीन की डिमांड होती है उस तरह से। क्योंकि राजनीतिक है तो पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों जी ग्रामीण क्षेत्रों में ऑन लोकेशन रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इससे पहले हमने बहुत मतलब काम किया हुआ है रपनी सर के साथ। मेरा ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है। अच्छा। और आई होप कि मतलब बहुत अच्छा ही होगा। और 1947 से जैसा कि और सब लोगों ने बताया, उनसे अब तक 2024 तक का जितने भी राजनीतिक दल हैं, जो भी घटित हुआ है आमतौर पे और आम लोगों के साथ में, वो सारा कुछ इसमें बताया गया है, दिखाया गया है और पब्लिक के लिए है। और बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट होगी लोगों से मूवी की। और हमारे हिसाब से ये फर्स्ट मूवी ऐसी है जो राजनीतिक बेस पे और इतनी अच्छी तरह से और इस तरह से मतलब बनाया जाएगा। जब हम पोस्टर देखते हैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो सबसे आगे। हाँ बिल्कुल, जैसा कि आप लोग यहाँ पता भी होगा, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है और इनको ध्यान में रख करके और इनके ऊपर कभी आज तक इस कोई मूवी हमें नहीं लगा बना होगा या इनका ऐसा रोल में। और आज़ादी की तरह मतलब नायक थे, बट इनको लोग कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रखा। तो सरफराज सर ने इन्होंने आगे करते हुए और लोगों को इनके ऊपर ध्यान आकर्षित करते हुए और करवाते हुए मतलब इनको आगे रखा हुआ है। और कहीं कहीं इनकी कहानी भी कुछ है जो मूवी के अंदर है। तो अभी तो प्रोडक्शन हाउस पर इतना कुछ नहीं बताया गया कि हम मतलब मैं खुल के बताऊँ कहानी के बारे में, बट इतना जरूर है कि इनके ऊपर भी कुछ ना कुछ है मूवी के अंदर। तो कुल मिलाकर मतलब बेटर से बेटर जो भी होगा मूवी के अंदर। फिल्म के अंत में हम प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी देखेंगे। हाँ बिल्कुल। राजनीति तो है, तो 2014 से लेकर 24 तक जो अपने कहानी आएगी इसमें, तो उसमें पूरा दिखाया जाएगा। और वो किस तरीके से दिखाते हैं तो डायरेक्टर सर अपने कहते हैं कि डायरेक्टर सर। अच्छा, एज ए कोरियोग्राफर ये टफ टास्क होता होगा कि जब आप मुंबई बेस्ड राजनीति को दिखाएं, जब आप उत्तर प्रदेश की राजनीति, हर अलग वहाँ की कल्चर वहाँ की। बिल्कुल सर, कोरियोग्राफर एक कहते हैं कि जैसे देसी भाषा बोले कि भाई डांस बहुत आसान चीज़ है, लेकिन उस चीज़ को दर्शाना, डांस करना तो बहुत आसान है लेकिन उस चीज़ को दर्शाना कि कोई कमियां ना रहे, कोई ऐसी चीज़ ना रहे कि जिसका किसी को मान लो ठेस पहुँचे। तो हर चीज़ के बारे में पहले गहराई से जानना पड़ता है, उसके बाद ही सामने प्रेजेंट किया जाता है। और मैं मानता हूँ सर डांस एक ऐसी चीज़ है उसमें आप हर चीज़ दर्शा जाते हैं, अपने अनुभव, अपने करैक्टर, अपनी फीलिंग, हर चीज़ को उसमें दर्शाया जा सकता है। एक नृत्य एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम सच्चे दिल से नृत्य करें तो एक भगवान से बात करने के बराबर है। सरफराज अहमद की बात करें पर्सनली तौर पर, जब ये सोचे आपसे जब मिले और कहानी बताए
क्या कुछ हुआ उस टाइम? मैं तो ऐसे मैं बॉम्बे में रह करके स्ट्रगल करके वहाँ से आया, ठीक है। और बॉम्बे में चांस मिल पाना मतलब बहुत मुश्किल वाली बात है। तो इन्हें सर से हम मिले, फिर कहानी बताया और सर ने एक यहाँ पर बताया कि नहीं जैसे बॉम्बे मतलब बॉलीवुड हुआ, टॉलीवुड हुआ, इस तरह को मतलब इस तरह से हमें डेवलप करना है कि इसको मतलब दिल्लीवुड बनाया जाए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, चूँकि हम लोग यहाँ से रह स्ट्रगल कर रहे हैं। तो यहाँ NSD है, श्री राम सेंटर है, इंडिया का सबसे बड़ा सेंटर, और यहाँ से लोग यहाँ सीख कर पास आउट होकर लोग स्ट्रगल करने बॉम्बे जाते हैं। तो ये कुछ बात मैटर नहीं करता। और सर ने बोला कि नहीं, अगर यहाँ हमारी जन्मभूमि यहाँ से कर्मभूमि अगर बनती है तो सबसे पहले इसको दिल्लीवुड बनाऊंगा मैं, इसके बाद फिर आएगा। तो कहानी हमें लगा तो हर जगह कहानी में फिल्म क्या होता है, हीरोइन आई, हीरोइन, रोमांस हुआ, प्यार हुआ, बस। लेकिन हमें बहुत अच्छा मतलब, और सब कैरेक्टर अपने आप में इसमें इम्पोर्टेंट है, चाहे छोटा हो या बड़ा। जैसे महाभारत में हर कैरेक्टर अपने आप में इम्पोर्टेंट था, रामायण में सब ने हिट हुआ, चंद्रकांता में सब हिट हुए, मूवी में सब कैरेक्टर अपने आप में लीजेंड है। तो अभी तक राजनीतिक मूवियाँ आई हैं बहुत सारी, लेकिन राजनीति कैसे चलती है, कैसे चुनाव होते हैं, कैसे सारा प्रोसेस होता है, ये नहीं बताया गया। और हमारे चुनाव में आजकल जनता को क्या दुख तकलीफ है, क्या नहीं, कहीं ब्रीफली नहीं बताया जाता। तो ये इस टॉपिक पे है। और ये राजनीतिक मूवी बनाने का हमारा पर्पज़ ये था कि सुभाष चंद्र बोस जी के क्या थॉट्स थे, क्या सोचते थे वो राजनीति को लेकर, और हमारा जो नया आने वाला भारत था 1947 के बाद कैसा होता, वैसा हम लोग इसको उनकी थीम पे लेके चल रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस की क्या सोच थी और कैसा था। शिक्षा 1947 से लेकर के 2024 तक के बीच जो भी शिक्षा के क्षेत्र में विकास होना चाहिए, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। राजनीतिक स्तर पर जो विकास होना चाहिए। जी, आज संसाधन तो है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में करप्शन भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा। जैसे जो इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं उनको सीट नहीं मिलता है, और जो इंटेलिजेंट नहीं है उनको जगह मिलता है। जैसे किसी भी हम नौकरी को लेकर के हम चलते हैं तो उसमें देखते हैं कि ज़्यादातर जो है घूस का प्रोसेस दे करके जो है जिसको नहीं होना चाहिए उनको नौकरी होता है, और जिनको नहीं होना चाहिए उनको वो वैसे बैठे रह जाते हैं। तो उस चीज़ पे है। मतलब पहले भी बहुत सी राजनीतिक फिल्में बनी हैं, लेकिन इसमें एक कुछ अलग हटके दिखाया जाएगा, जो कि बहुत कमियां होती है राजनीतिक फिल्मों में, पूरी दिखाई नहीं जाती लोगों को। जो सच्चाई है उसको पीछे रख के इधर उधर की बातें ज़्यादा दिखाई जाती हैं। अगर मेरा कैरेक्टर मैं डिफाइन करूं तो वो एक टीचर का ही किरदार है, और काफ़ी खुशी मिल रही है मेरे को ये किरदार करके कि पहले किरदार से पहले मूवी की थोड़ी सी बात करूँगा, क्योंकि हमने बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं आज के दौर में, खासकर जो मूवीज़ बन रही हैं। मैं बहुत पहले की बात नहीं करूँगा, 10 साल आज से पहले अगर हम जाएं तो उस टाइम से मुझे पता नहीं क्यों इंटरनली ऐसा फील होता है, क्योंकि स्पेसिफिकली जब आप एक्टिंग के दुनिया में पैर रखते हो, कदम रखते हो, आपको पता चलता है कि कितने सारे दरवाजे हैं, कितने सारे मायने हो सकते हैं। और जहाँ तक मैंने स्टडी किया है और मुझे जितना समझने को मिला है, पिछले 10 सालों में जितनी भी मूवीज़ आई हैं उसमें हमें सीखने को कम मिला और एंटरटेनमेंट ज़्यादा मिला। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव है कि हम हर बार एंटरटेनमेंट को ऊपर रख के सच्चाई को दबा देते हैं, और मेरे ख्याल से ये सही पहलू नहीं होना चाहिए। अभी मैं बहुत कंट्रोवर्शियल कुछ ना बोलूं, क्योंकि अभी एक बहुत रिसेंटली एक मूवी आई थी रामायण के ऊपर, और उसमें बहुत सारी चीज़ों में डायरेक्टर ने लिबर्टी ली, बहुत अच्छी बात है। एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, एज एन डायरेक्टर मेरे को मूवी बहुत अच्छी लगी। लेकिन मेरा कहना ये है कि आपको पता है रामायण क्या है, मुझे पता है रामायण क्या है, लेकिन जो बच्चे अभी पैदा हुए हैं, जो 5th में है, 6th में, 7th में, उन्होंने तो रामायण कभी देखी नहीं, उन्होंने कभी रामायण पढ़ी नहीं। खास करके बहुत सारी एकदम जो ऐसी जगहें हैं, खासकर जैसे गुड़गांव है, जो उन्नति के रास्ते पर इतनी आगे बढ़ चुकी हैं कि हम अपनी जड़ों को भूलते जा रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए तो रामायण वही सच हुआ ना जो उन्होंने थिएटर में देखा। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि एज एन एक्टर या एज एन डायरेक्टर या एज एन राइटर आपको जो लिबर्टी लेनी है आप ले सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई को तोड़ मरोड़ के दिखाया गया। और इस मूवी से हमारी यही उम्मीद है कि एंटरटेनमेंट तो है ही, साथ साथ में जो सच्चाई छुपी हुई है, दबी हुई है, उनको कहीं ना कहीं हम बाहर निकाल के लाएं। जो सही मायना है ज़िंदगी जीने का, जो सही मायना है चीज़ों को करने का, वो हम दुनिया के सामने रख पाएँ और इन्हें समझ में आए। तो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, अभी के लिए इतना ही। बाकी जब आप मूवी देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा।
फिल्म में धार्मिक पहलुओं को कितना महत्व दिया गया? सर धार्मिक पहलुओं को महत्व देना बहुत मतलब बहुत ऊपर की स्टेटमेंट है। अब क्योंकि हम पूरे देश के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, लोकसभा के ऊपर काम कर रहे हैं, हमारी टाइटल ही हमारा लोकसभा है। सो धार्मिक पहलू तो डेफिनेटली होंगे, लेकिन डेफिनेटली हम ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि कौन से पहलू सही हैं, कौन से पहलू गलत हैं, कौन से पहलुओं को हम राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ज़बरदस्ती, और किस किस को नहीं करना चाहिए। जैसा मैंने पिछली बार अपनी पुराने वाले स्टेटमेंट में कहा कि हम चाहते हैं कि एक जो आइडल समाज है, एक सही और गलत के बीच का जो अंतर है, वो हम इस मूवी के थ्रू दिखाना चाहते हैं। तो आई गेस लोगों को थोड़ी सी जागरूकता भी होगी और एक दूसरे को वो कहते हैं ना एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। बी इट कि आपका धर्म हो, सामने वाले का धर्म हो, आफ्टर ऑल हम सब एक ही धर्म से जुड़े हुए हैं, हमारी इंसानियत ही असली धर्म है। 2024 से 1947 तक की राजनीति को एक फिल्म के जरिए आप दर्शाने की जा रहे हैं। कहाँ से आई और कैसे ये सोचा गया और किन पहलुओं को इसमें समेटा जाएगा? सबसे पहले हम मीडिया भाई को हम नमस्कार कर रहे हैं। देखिए 23 जनवरी 1948 में जब महात्मा गांधी जी को जब हत्या कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, तो उसके बाद ये गांधी जी के अंतिम यात्रा में कम से कम 15 लाख की भीड़ में सुभाष चंद्र बोस को देखा गया। 30 जनवरी 1948। लेकिन उससे पहले का अगर मान लिया जाए कि ये कुछ लोग बताते हैं कि 1945 में प्लेन क्रैश के कारण वो चले गए, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी जी के अंतिम यात्रा में सुभाष चंद्र बोस देखा गए और उन्होंने एक वैज्ञानिक को खत दिया। उस खत में क्या लिखा है हमारे हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए, वो खत के बारे में इस फिल्म के माध्यम से दिखाया जाएगा कि उसमें खत में क्या लिखा है। सर मैं बस इतना सा जानना चाहता हूँ कि मतलब इमरजेंसी को लेकर आपकी थोड़ी सी मानसिकता इस फिल्म में किस तरीके से दिखाई पड़ेगी? देखिए एक थोड़ी सी झलक हाँ, देखिए मैं बता रहा हूँ, अगर मान ली इमरजेंसी की बात किया जाए तो उसमें जो इंदिरा गांधी जो किए हैं, इंदिरा गांधी जी के भी इसमें है, जिक्र है, वो भी दिखाया जाएगा। लेकिन जो किए हैं है ना, वो दिखाया जाएगा। ताकि इमरजेंसी जस्ट लाइक मान लीजिए लॉकडाउन, हम दोनों को सेम मानते हैं, लेकिन ये समय वो क्या है कि अभी है कुछ भी बोलो ड्रेस दो ही, ठीक है। लेकिन उस टाइम जो बोलते थे बस वही जाते थे। लेकिन इस बार क्या है कि भाई कुछ भी बोल दिया, उसके साथ रहने वाले भी जा रहे हैं। हम मान के चलिए इमरजेंसी और लॉकडाउन को भूलिए मत। इमरजेंसी की जैसे याद कर रहे हैं तो लॉकडाउन के बारे में मत भूलिए कि लोग यहाँ से, गुड़गांव से, दिल्ली से, मतलब महाराष्ट्र से, कई जगह से लोग बेचारे पैदल हजार किलोमीटर गए हैं। उस दिन को याद कीजिए, एक इमरजेंसी नहीं, आप लॉकडाउन को भी याद कीजिए। वो जो राजनीति थी उसमें कई पहलू जो जिसका सच नहीं है, आपको लगता है आज के दौर में बायस्ड पॉलिटिक्स है? Yes, it always happens. See the beginning from the independence to till now, it always happens. मौजूदा दौर में कैसे देखते हैं मोदी पॉलिटिक्स को, अगर आप एक फिल्म के जरिए दिखाना हो? No, every time there is two side of coins. It depends on the people, on the director, what you want to show. Yes. There's so many things. I mean, we have to show the lockdown also, the achievements during this time also. There's so many achievements. But remaining parts like Dhara 370. Yes, this is the beauty of Modi time. Yes. Ayodhya Ram Mandir. This is again beauty. Lockdown is bad thing and Notebandi was bad. Especially Notebandi. Lockdown was required to do, it was call of time. Yes. Whole world was doing, India was compelled to do that. Yes. Everywhere was crisis. Yes. राजनीति को एक पर्दे पर उतारना और जो रियल है, जो हमारे समाज में घटित हो रहे, दोनों के बीच एक अभिनेता के तौर पर जब आप उसे जज करते हैं, कैसे करते हैं? देखिए, जजमेंट करना आसान नहीं है, नो प्रॉब्लम। लेकिन
जो किरदार, जो रियलिटी है राजनीति की, उसको फिल्म के जरिए दिखाना, करैक्टर क्या है, उसको अपने अंदर कैसे समाना है और उसको निकालना फिर कैसे है, तो एक अंदर से होना चाहिए। जैसे आजकल कर रहे हैं अपना मोदी साहब, जो चल रहा है राजनीति में और लोग भी, तो उनके जो करैक्टर हैं उनको धीरे धीरे कैच करना, थोड़ा अपने अंदर संभालो, फिल्म के जरिए फिर निकालो उसको। क्या पैमाना रखा गया है इसके लिए? इसमें नए कलाकार भी हैं, पुराने कलाकार भी हैं, बॉलीवुड के भी कलाकार हैं, एनएचडी में बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तो एनएचडी के भी बहुत सारे कलाकार हैं, जो बहुत सारे हैं, हम तो एक बार में तो नाम बाद में बता देंगे, बहुत सारे कलाकार हैं, और नए नए कलाकार को उनको भी मौका दिया जा रहा है इस फिल्म में कि हाँ आप लोग भी आइए, ऑडिशन दीजिए, और ये सभी लोग के लिए है, ऐसा नहीं है, इस सब के लिए दरवाज़ा खुला है, जो कलाकार है रियल में उनके लिए, क्योंकि इसमें एक बड़ी मूवी है और बहुत सारे कैरेक्टर इसमें हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के रोल भी है, और 1947 से दिखाया जा रहा है 2024, तो 1947 में लोग कैसे पहनते थे, खाते थे, रहते थे, उसके बालों कैसा था, उसका चेहरा कैसा था, वो सब चीज़ें दिखाया जाएगा। अब मान लीजिए कि उस समय कपड़ा कैसे पहनते थे, धोती पहनते थे तो वो उठा हुआ धोती पहनते थे, उसका कुर्ता भी अजीब था मतलब, और पगड़ी भी था, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन 2000 मतलब 1947 से लेकर 2024 तक का जो भी पहनावा, पढ़ाई, जो भी सब कुछ दिखाया जाएगा इस फिल्म के माध्यम से। सर ये जो लोकसभा मूवी बन रही है सर, ये वो जो नाम है सर, ये जो टाइटल है, ये जिस टाइटल के नाम से ये लोकसभा नाम पड़ा है, और जो इसमें राजनीतिक मूवी है ये, जो हमारे इसमें सुभाष चंद्र बोस का जो रोल था अपने जीवन में उनका, और जो उनकी कहानी अधूरी सी थोड़ी सी रह गई थी, उसके बारे में जानने की कोशिश की है। दूसरी चीज़ सर ये है कि हमारे सरफराज सर ने, जो इनके राइटर हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से इस कहानी को सजाया है। जो एक जहानाबाद की जो घटना है, जो जहानाबाद जो ज़िला है, वहाँ सर कुछ ऐसी नदियाँ हैं जो लुप्त होती जा रही हैं, जो वहाँ पे नदियाँ हैं जो लुप्त होती जा रही हैं, जिसको सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया आज तक, जितनी भी सरकारें, किसी ने ध्यान नहीं दिया है, उसको इसमें दर्शाया गया है, दिखाने की कोशिश की गई है। और जो इसके सर गाने हैं सर, बेजोड़ हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, जो परिवार के साथ आप एक साथ बैठ के देख सकते हैं, पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं, कोई गंदापन नहीं है। और जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं, जिसको हम कहीं ना कहीं खोते गए हुए हैं, जिसको हम याद भी नहीं जानते, हमारी आने वाली पीढ़ी है जो उसको जान नहीं सकती, समझ नहीं सकती, तो वो सारी चीज़ें इसमें लाई गई हैं और दिखाया गया है कि हमारा कल क्या था और आज क्या है। ठीक है। और सर जो इसके कोरियोग्राफर हैं प्रवीण सर, उन्होंने बहुत अच्छा अपनी कोरियोग्राफी का वो दिया है। दूसरी चीज़ है कि जो इसके असिस्टेंट डायरेक्टर हैं मुकेश कुशवाहा जी, उन्होंने भी बड़ा अच्छा अपना योगदान दिया है इस फिल्म के लिए। बाकी हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी पात्र हैं, जितने भी एक्टर्स हैं, सभी ने अच्छी भूमिकाओं के साथ हमारा साथ दिया है, सभी का साथ दिया है। चिराग, आप काफ़ी युवा हैं और राजनीति के पहलू पर काम करने जा रहे हैं। जी जी। कैसा लग रहा है और राजनीति में इंटरेस्ट है पहले से? देखिए, राजनीति आज के टाइम पर अगर मैं बात करूं कि जिस तरह से राजनीति के मोड़ आ गए हैं, राजनीति किस तरह से आज के ज़माने में चल रही है, तो मुझे लगता है आज के युवाओं को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ के बारे में जानने की कि उन्हें राजनीति के बारे में अच्छे से उनकी जड़ों का पता लगे। तो सरफराज जी ने, मैं उनका बहुत बहुत नमन करना चाहूँगा, जिन्होंने ये इतनी अच्छी मूवी को डायरेक्ट किया है, इतनी अच्छी मूवी को उतारने जा रहे हैं वो, जिसमें सुभाष चंद्र बोस हो गए, B.R. अम्बेडकर हो गए, महात्मा गांधी जैसे बहुत बड़े बड़े हमारे महान हस्तियों को प्रस्तुत किया गया, बहुत अच्छे तरीके से उनके बारे में बताया गया, उनके जड़ों को, हमारे देश की जड़ों को अच्छे से बहुत ज़्यादा खोलकर बताया गया। इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, जैसे जो इसका म्यूज़िक है, इसकी कोरियोग्राफी है, इसको कितने अच्छे से खोलकर हमारे आगे दर्शाया गया है। मुझे लगता है अभी तक हमारे देश में ऐसी कोई मूवी नहीं बनी है जिसमें बहुत ज़्यादा ऐसे नेताओं के बारे में अच्छे से बताया गया हो, या फिर बनी है तो वो ज़्यादा चली नहीं है मूवी। एक फिल्म बनने जा रही है लोकसभा,
सरफराज अहमद जी के द्वारा निर्देशित एक फिल्म है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अभी बिगनिंग हो रही है मेरे करियर की, कहीं ना कहीं मैं कहूँगा सीखने को बहुत कुछ मिलेगा मुझे। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूँगा, आगे आगे जैसे जैसे मैं फिल्म के बारे में और जानूँगा, जैसे जैसे ऑन स्टेज ऑन सेट सो बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और ये जो एक उनका संघर्ष रहा है, जो उनका एक करियर रहा है इस दौरान, जो भी वो फिल्म बनाने जा रहे हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा उस संघर्ष में जो उनका अब जो एक फल निकलने जा रहा है उनके संघर्ष का, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा कि मैं उसका एक पार्ट बन गया हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं यही बोलूँगा, बाकी मूवी जब बनेगी तो और उसके बारे में जानेंगे, सीखेंगे। एक्साइटमेंट तो इतनी है सर कि मेरे पास शब्द ही नहीं है, क्योंकि सब तो बोले ही रहे हैं कि भाई ये है वो है, सारी चीज़ें हैं। तो मैंने तो जो उसमें गैस किया सर, और मैं क्या बोलूँ आपके आगे, मतलब जो एक अच्छे शब्द होते हैं वो आखिरी शब्द है ही नहीं मेरे पास, क्योंकि इतनी अगले की मेहनत है। सरफराज जी का जो हमने भी करीबन 2-3 साल से उनके टच में हूँ। अब पिछला रिकॉर्ड भी मैंने उनका निकाल के देखा। एक तो बड़े सज्जन आदमी हैं, मार्केट में बहुत अच्छी इनकी इमेज बनी हुई है, और सर इतनी अच्छी इमेज और अपनी जीवन की कहानी इतनी। और जब मैंने सर ये स्टोरी पढ़ी थी तो सर मैटर इसमें ये था सर कि इतिहास में बहुत सारी चीज़ें सर छुपाई गई हैं, जहाँ तक इसके बाद और हुआ भी ऐसा है सर, चाहे वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, बताने वाले बताते हैं कि हमें आज़ादी पहले ही मिल चुकी थी। बहुत सारी चीज़ें थी, 1857 में बागी बलिया हो गया था, जो भी चीज़ें थी। तो सर जो सरफराज सर ने जो इतिहास ने खो दिया है उसको प्रेजेंट करने के लिए सरफराज सर ने जो ये जुम्मा उठाया है कि लोगों तक अब तक हमने यही जाना है कि हमें आज़ादी केवल महात्मा गांधी जी ने दिलवाई है और नेहरू, मतलब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जो आज तक हम पढ़ते आए हैं वो हमने नहीं पढ़ा कि मतलब सर 4वीं-5वीं में हमारी क्लास में जब मैं पढ़ाई करता था सुभाष चंद्र बोस का चैप्टर तो था सर, लेकिन वो पिछली हिस्ट्री नहीं थी कि उन्होंने आज़ादी में क्या किया, कैसे किया, एक बंदा कहाँ से कहाँ जाके कौन सी चीज़ों को, कुछ भी नहीं होने वाले पे भी अपनी फौज को बनाना, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था। आज तो इतना सब होने के बाद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो सच्चा आदमी हमेशा खुल के बोला जाता है, और जो गलत ठीक है, लेकिन हम इतना अंदर नहीं जाना चाहते हमें तो। लेकिन जो भी हो, इस पिक्चर का मैंने यही सरफराज सर से देख के मैं समझ पाया, उन्होंने मुझसे ऐसी चीजें शेयरिंग नहीं करी, पर जो इतिहास में बहुत सारी चीजें छुपी हुई थी ना सर, वो जागरूक होकर इस पिक्चर के द्वारा लोगों तक पहुंच पाएगी कि सच्चाई क्या थी। उत्सुकता बहुत है इस मूवी में काम करने की, तो दौड़े चले आए। मैं हनु यादव, बेसिकली मैं थिएटर करता हूँ, और थिएटर अभी 3-4 दिन पहले सरफराज भाई गए थे मंडी हाउस, तो वही मुलाकात हुई थी, तो थोड़ा बहुत ब्रीफ किया था, तो जितना बताया था उसी के आधार पर मैं कह रहा हूँ। हाँ, चैलेंजिंग तो है, और हमारे सरफराज भाई जो हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, और उनकी मेहनत ही रंग लाएगी आगे। देखो, हम लोग का काम है अपनी मेहनत करना, अपना 100% देना किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। जो कैरेक्टर हम लोगों को मिलेगा हम निभाएंगे, और सीधी सी बात है, उन्होंने शिद्दत के साथ निभाएंगे। उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया है, और हमारी जो समस्याएं हैं, हमारे देश की जो समस्याएं हैं पुरानी, उनको नए में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया है, और मैं समझता हूँ कि उनका प्रयास सफल होना ही चाहिए। किरदारों में आपने कई साल गुजारे हैं, चाहे भले वो मंच पे रहे हो या पर्दे पर रहे हो। एक कलाकार मिट्टी का वो धोंधा होता है जिसे कोई भी शेप दिया जा सकता है कभी भी। देखिए, ये कलाकार होता है, और कलाकार जो है समाज को समझता है तभी कलाकार बनता है, और जब जो समाज को नहीं समझेगा वो कलाकार क्या बनेगा। जी, बहुत बढ़िया बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो समाज को समझना और कलाकारी करना ये अलग अलग बातें हैं। मतलब जो चैतन्य है वो कलाकार बन सकता है। चैतन्य तो रहना पड़ेगा, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे आर्टिस्ट हो, चाहे कोई भी हो, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे अखबार हो, चाहे फिलॉसफी हो, चैतन्य तो रहना पड़ेगा। चैतन्य के बिना तो कोई काम ही नहीं है, चैतन्यता तो अति आवश्यक है। हमारे देश में जो मूलभूत जो समस्याएं हैं, हमारे सरफराज भाई ने उसको उजागर करने की कोशिश की है, अपने लोकसभा फिल्म को एक प्रोजेक्ट बना के पेश करने की, और उन्होंने अच्छा प्रयास किया है, और मैं समझता हूँ इस प्रयास में हम सभी को साथ देना चाहिए। NSD के अंदर मेरा एक छोटा सा प्रोडक्शन हुआ था, मुझे एज ए लीड में उसके अंदर कर रहा था एज एन एक्ट।
तब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। उन्होंने मेरा नाटक देखा, बधाई दी और बोला कि मैं कुछ करना चाह रहा हूँ और मैं कुछ लिख रहा हूँ। क्या लिख रहे हैं मुझे नहीं पता था। मैं बोला ठीक है सर। नंबर एक्सचेंज हुए। बीच बीच में मैसेज डालते रहते थे कि मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ बना रहा हूँ, सोच रहा हूँ, मैं मिलने आऊँगा। मैं ना मोस्ट वेलकम सर, जब भी आप आए मुझे कॉल कर दीजिएगा। 1 साल के बाद जब सरफराज जी मेरे पास आए तो उनके हाथ में एक स्क्रिप्ट थी और बोला मैं कुछ लेकर आया हूँ। मैं खुश था। मैंने कहा 1 साल पहले मुलाकात हुई थी, आज वो सपना उनका पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। देन हम सब, बलवंत जी, हानू जी, महावीर जी और भी बहुत जो नहीं आ पाए हमारे बीच जो अभिनेता, वो सब मौजूद थे वहाँ पर और उन्होंने वो कुछ उसके शुरुआत के जो पहला दृश्य था वो हमने पढ़ा। वाकई लगा कि हाँ 27 साल की मेहनत है उसमें और मैं उनको बधाई देता हूँ। विश यू बेस्ट ऑफ लक और हम सब साथ खड़े उनके। और सरफराज भाई सुभाष चंद्र बोस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। सबसे वो एक अनछुआ पहलू है शायद। ये तो है ही। हाँ वो है। और इनको तो पढ़ने के लिए मेरे ख्याल से बहुत समझदार इंसान ही समझ सकता है ना, क्योंकि ये पोस्टर भी 3 चेहरे अपने आप में बहुत बड़े। सुभाष चंद्र बोस तो बहुत तगड़े राजनीतिक फिल्म बन रही है और एक जो मुझे पता लगा, जो उन्होंने मुझे बताया, आई थिंक शेयर किया अनु जी, उस समय आपने सुना होगा कि एक लेटर है और उस लेटर के इर्द गिर्द वो कहानी, वो पात्र घूम रहे हैं। इज इंटरेस्टिंग। मैंने बोला अच्छा, यदि सेंटर जो है, सेंटर पॉइंट वो है लेटर है, तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो ऐसा उसमें कोई हीरो नहीं है, सारे के सारे हीरो हैं, सारे कैरेक्टर अपने आप में बखूबी अपना रोल निभाएंगे। इसमें ज़्यादातर जब हमारी सरफराज जी से बात हुई तो उन्होंने कहा हम एक मौका बना रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि दिल्ली के आसपास एक ऐसा जोन बने जहां हमें युवाओं को मौका दे सकें। इस फिल्म के जरिए उन्होंने ये कोशिश भी की है कि ज़्यादातर जो स्ट्रगलर हैं उनको हम इसमें डालें। खुशी हो रही होगी ऐसे। ये तो होता ही है, युवा ये सबसे परेशान चाहूँगा। ये स्ट्रगलर जो बड़ा अलग है। आई एग्री। सही है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी फील्ड में, आपने भी शायद संघर्ष किया होगा अपने ना, अपने टाइम में हर कोई संघर्ष ही करता है ना। स्ट्रगल अलग है। मैं बोल रहा हूँ कि वो अपना काम कर रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। जैसे वैज्ञानिक लगे रहते हैं ना अपना कोई नया परमाणु बम बनाने में या कुछ नया बनाने में, है ना, कहीं सफल नहीं होते कई बार, है ना। और जो सफल हो जाता है तो बोलते हैं हाँ यार ओके, लेकिन मेहनत सभी कर रहे हैं ना। किसी को कोई चीज़ पहले मिल जाती है और किसी को कुछ बाद में मिल जाती है। और दिल्ली में क्या है, दिल्ली में स्ट्रगल करने का जो तरीका है, पहली बार अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है यार। अगर मैं बोलूँ कि एक्टिंग को लेकर, ये मीडिया फील्ड को लेकर इतना वो नहीं, मतलब आपकी पत्रकारिता में तो बहुत कुछ है, लेकिन जो एक्टिंग फील्ड है इसके लिए जो प्लेटफॉर्म बहुत कम है, वो थिएटर ही। और अगर कोई बॉम्बे से अगर कोई काम आता भी है तो वो छोटा मोटा आता है, क्योंकि बड़ा काम बॉम्बे में बढ़ जाता है। क्योंकि बॉम्बे में एक्टर की जिंदगी बहुत अलग है यार। बॉम्बे में ना मतलब बहुत स्ट्रगल, युवाओं में रहने का। हाँ, युवाओं में संघर्ष बहुत ज्यादा, बहुत संघर्ष है हर चीज में। मतलब कि मैं बताऊं कि हर जगह पर युवा ही, और जबकि उसके अंदर ऊर्जा है, ताकत है, सब कुछ है, लेकिन हर जगह वही परेशान है। इंडस्ट्री तो थिएटर को नहीं देती है, बशर्ते कि थिएटर वाले ही चले जाते हैं फिल्म की तरफ, तो वही ध्यान नहीं देगी थिएटर को। आप ये बताइए क्यों देगी इंडस्ट्री के लिए? हमें लगता है थिएटर सब कुछ दे रहा है। नहीं सर, देखिए अगर आप बॉम्बे जाके थिएटर वाली एक्टिंग करोगे ना, साफ बोलेगा यार थोड़ा नेचुरल करेगा, नेचुरल तरीके से बात करेगा। थिएटर में आप कोई भी बात करोगे बहुत लाउड करोगे, और भाई ठीक है ना, है ना। तो मीडिया में क्या जैसे और मेरे से नॉर्मल बात करो ना, ये मीडिया है, नॉर्मल है ना। तो मीडिया में मेरे को लगता है अपने आप को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब बंटी भाई सही कह रहे हैं, थिएटर की एक्टिंग में और फिल्म की एक्टिंग में थोड़ा फर्क है। थिएटर से क्या होता है, थिएटर में आपको मिलता है कॉन्फिडेंस। मैं होता एक पत्रकार जो होता है थिएटर करना चाहिए, मैं मानता हूँ ऐसा कि जो 1000 लोगों से सवाल पूछता है आगे, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो स्ट्रीट प्ले में होता है ना कि एक बंदा बात कर रहा है ऑडियंस से, है ना, तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए आदमी ना, चाहे मोदी खड़ा हो सामने सवाल पूछने में, तो थिएटर से मिलता है। बिल्कुल अलग चीज। फिल्म में वही लोग जमे हुए हैं जो थिएटर अच्छा करके एग्जैक्टली, लेकिन बाकी कॉन्फिडेंस मिला है। बाकी तो टेक्निक्स अगर मैं बोलूं कि थिएटर और मीडिया, आप मीडिया को थिएटर में कर दीजिए, बोल देंगे यार मजा नहीं है। हम जब आशुतोष राणा बोलेंगे, हम जब पंकज भाई होता है, अरे होता है, बहुत नेचुरल चलता है ना थिएटर में। तो वो जैसे 30 लोग बैठे हैं मजा आएगा, लेकिन 100 लोग बैठे हैं तो बिल्कुल
लाउड हो जाएगा नहीं तो ठीक है। हाँ तो लाउड हो जाएगा तो टेक्निकल अलग हो जाएगी ना। तो थिएटर और मीडिया में बहुत फर्क है यार। थिएटर आपको कॉन्फिडेंस देता है ना, कुछ सेंस देता है डायलॉग्स की, पर मीडिया आपको फिर धीरे धीरे आप समझ जाते हो क्या देना है क्या करना है, धीरे धीरे समझ में आता है काम करते 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 करते। आपको भी तो जब आप भी किसी का इंटरव्यू लेते हो तो देखते हो ना इसकी पोस्ट क्या है, करता क्या है। मोदी से थोड़ी ना ऐसा सवाल पूछ लोगे बैठ के, नहीं पूछोगे ना, लेकिन सभी पूछ भी लोगे। पत्रकार अपनी एक्टिंग कर रहा है, पॉलिटिशियन अपनी एक्टिंग कर रहे हैं, बिजनेसमैन अपनी एक्टिंग कर, सब एक्टिंग कर रहे हैं, सब अपने अपने कर रहे हैं। एक्टिंग के बिना कुछ है ही। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग हमारे साथ शामिल हुए। थैंक यू सर और ऑल द बेस्ट आप सभी को इस फिल्म के जरिए आप लोग बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट लॉन्च करके दें। असल बात है सरफराज भाई बहुत बड़ा कदम उठाए हैं, बहुत बड़ा सेंसिटिव मैटर उठाया है, उनको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, और ये सफल हो, बढ़िया हो, अच्छा हो।